अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोग उर्दू के वायरल सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुए हैं। ये समझ जाइए आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। जितने भी हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी पूरी कंप्लीट क्लास को अच्छे से सारा क्वेश्चन को आपको देख लेना है और ऐसे ही सारा क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में छाप के आ जाना है। तो आइए हम लोग आते हैं और शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हम लोगों का है उर्दू मजमून में कौन कौन सा आपको याद करना है और कौन सा मजमून सबसे सेफ जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मौसम गर्मा हम लोग इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में दे दिए हैं बिल्कुल फ्री में। सारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, एएस उर्दू एजुकेशन का ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग लाइव का एक फोल्डर दिखेगा, है ना। डाउनलोड सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद होम पेज में लाइव का फोल्डर दिखेगा, वहीं पे वीडियो का ऑप्शन भी आएगा और व्यू पीडीएफ का भी ऑप्शन आएगा। तो आप लोग इस मौसम गर्मा के ऊपर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना है। गर्मी का मौसम, मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम। उसके बाद यौम जमहूरिया के ऊपर आपको मजमून पढ़ लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। फिर जाकर के हमारे पास ईद कुर्बा है, ईद कुर्बा के ऊपर आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर ही लेना है। और फिर आते हैं हम लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है ना। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर भी आपको पढ़ लेना है। अब जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, हूबहू कौन सा मजमून पढ़ के जाएं कि उसका वही क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे ज्यादा जो सेफ है ना, गर्मी का मौसम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है ना। दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और उसके अलावा ये जो यौम जमहूरिया बताएं, उसके बाद एक मजमून जो हम आप लोगों को ईद कुर्बा बताएं, इसको भी एक नजर जरूर पढ़िएगा। हो सकता है वो दोनों ना आए तो ये दोनों आ जाए, इसलिए चारों मजमून को आपको एक मर्तबा देख करके पढ़ के जाना है। ठीक है, मजमून का कहानी खत्म हो गया यहां से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, हमारे पास मजमून खत्म हुआ। अब शेर की तशरीह, कोई भी शेर का तशरीह, कोई भी शेर आ जाए, आप बड़े आसानी के साथ उसका तशरीह कर सकते हैं। वो ट्रिक हम बता ही दिए हैं, ये पूरा फॉर्मेट है, सारा फॉर्मेट आपको वैसे ही सेम लिख लेना है। बस अंतर इतना है, तशरीह में करना क्या होता है, ये शेर जो है ये लिखे कौन है, लिखने वाले का नाम पता होना चाहिए और ये शेर उठाया कहां से गया है, यानी कहकशां उर्दू बुक से कौन से मतलब कौन सा चैप्टर से उठाया गया है, कौन सा सबक से उठाया गया, बस दो चीज पता होना चाहिए। बाकी का सारा फॉर्मेट आपका यही रहेगा। फॉर्मेट ये भी आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी, देख लीजिएगा। मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर मारूफ शायर जनाब। उसके बाद यहाँ पे खाली जगह में वली दकनी, पता है हमको उसके मुसन्निफ का नाम वली दकनी है, तो जनाब के बाद वली दकनी लिख लेना है। वली दकनी के शामिल निसाब गजल से ली गई है, ये वली दकनी का गजल का शेर है और वली दकनी हमारे निसाब में गजल ही लिखी हैं, दो गजल लिखी हैं। ठीक है, इस शेर में शायर ने मुअस्सर ख्यालात व एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। बाकी इस शेर के मतलब क्या है, इस शेर का मफहूम मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये चीज को आपको समझ जाना है। जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, सुखन उसका ताम बासी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बातचीत में मजा नहीं है, लुत्फ नहीं है, मजा नहीं आता है जिसकी बात सुनने में, तो उसकी बात जो है ना बासी खाना की तरह लगता है। किसके तरह, जिस तरह से बासी खाना खाते हैं, खाया तो चले जाता है लेकिन वो मजा नहीं होता है, वही चीज जिसकी बात में, जिसकी गुफ्तगू में मजा नहीं है, उसकी बात बिल्कुल वैसे लगती है जैसे बासी खाना होता है। ठीक है, इसका मफहूम, इसका मतलब आपने जान लिया। बस मतलब आपको चुनांचे के बाद मतलब लिखना होता है। यहाँ पे जो है ना चुनांचे शायर लिखता है वो मीनिंग मतलब लिख लेंगे। मान लीजिए कोई बाहर से अगर आ गया तो क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एक मर्तबा वही शेर को उठा करके लिख दीजिएगा जिसकी गुफ्तार में, या फिर उसकी जगह में कोई, वैसे तो बाहर से एक भी नहीं आएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं जितना क्वेश्चन यहाँ पे शेर बताएंगे इससे बाहर से एक भी नहीं आएगा। तो सारा एक नजर आप लोग देख ही लीजिए उसका मुसन्निफ और साथ ही साथ वो शेर का आपने तो ट्रिक देख ही लिया। अब आइए सारा शेर को फटाफट बताते हैं। यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहां भी बिछड़ गया। इसके मुसन्निफ का नाम खलीलुर रहमान आजमी है, यानी इस शेर के मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम खलीलुर रहमान आजमी है। खलीलुर रहमान आजमी इस शेर के जरिए कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने जमाने के साथ में
जो टाइम है वक्त के साथ में अपने आप को अच्छे, मान लीजिए आप लोग क्या हैं, एक टाइम रहता है, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं और इधर उधर घूम फिर करके अपना वक्त को जाया करते हैं। और कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो टाइम होते होते अपना टाइम आते आते जो कुछ ना कुछ काम में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे वो चीज कहना चाहते हैं कि इनके दोस्त जो है ना जमाने के साथ में कोई ना कोई काम में मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए, जॉब वगैरह ये सारी चीजें ले लिए, लेकिन खलीलुर रहमान आज़मी अपने बारे में कहते हैं मैं ऐसा बददिमाग यहां भी बिछड़ गया, यानी हम जो है ना यहां भी सक्सेस नहीं हो पाए, यहां भी कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए, ये मतलब भी आपने आसानी तरीके से समझ लिया। कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। इसके मुसन्निफ भी खलीलुर रहमान आज़मी हैं और गजल से ही ली गई है, सारा चीज जो है ना गजल से ली गई है। ये चीज आप लोग इतना जहन में याद रखिएगा, ये पहली गजल से ली गई है। ये जो है ना कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, ये पहली गजल से ली गई है, खलीलुर रहमान आज़मी की है। इसमें शायर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपनी कमी की क्या शिकायत करूं, फिर कहते हैं मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, मेरा सारा काम, सारा प्रॉब्लम, सारा समस्या जो आया ना मेरे वजह से ही आया, सारी मुसीबतें मेरे वजह से ही आया। तो मैं अपनी कोताहियों की, अपनी कमियों की किससे तावील करूं, किससे शिकायत करूं। ठीक, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता। अब इसके मुसन्निफ का नाम राशिक अजीमाबादी है और ये गजल की पहली गजल से ली गई है। ये शेर जो है ना पहली गजल से ली गई है, राशिक अजीमाबादी की पहली गजल से। यहाँ पे तशरीह मतलब इस शेर का मतलब क्या है, शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए, यानी अपने जिससे मोहब्बत करते हैं अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुमसे कुछ तलब भी किया तो तुम्ही को अपने लिए तलब किया, यानी अगर तुमसे कुछ मांगना चाहा तो तुमसे क्या मांगा, तुम्ही को मांगा। ठीक है, बस इतना याद हो गया। अब आगे देखिए, और जब तुम्ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया, यानी जब तुमको मांग लिए तो फिर मांगने के लिए क्या बाकी रह गया, कुछ तो नहीं रहा बाकी, है ना। अब तुमसे और कहते हैं बाकी रह गया, और फिर अब तुमसे क्या चीज का सवाल कर लिया, यानी तुमको मांगकर मैंने सब कुछ मांग लिया। यही है इसका मतलब, ये मफहूम मतलब लिख लेना है और आपको मार्क्स मिल जाएगी। अब देखिए, गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ वह दिन गए, जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, इसके मुसन्निफ असदुल्लाह खां गालिब हैं, क्योंकि आप लोग नाम खुद देख रहे हैं, असदुल्लाह खां गालिब इसके मुसन्निफ है। और साथ ही साथ इस शेर के जरिए शायर कहना चाहते हैं कि बादशाह का वजीफा खाए हो, बादशाह का खाए हो तो भाई उसको दुआ देना पड़ेगा, बस इतना मफहूम है। और ये गजल का शेर है, सब के सब गजल का ही शेर है। अब फिर हमारे पास है, अब क्या बताएं, क्या था, ख्यालों के शहर में बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया, इसके मुसन्निफ खलीलुर रहमान आज़मी है और ये भी गजल का शेर है। फिर देखिए, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इसमें शेर, ये भी शेर असदुल्लाह खां गालिब का है, ये शेर असदुल्लाह खां गालिब का है, याद रखिएगा। और ये भी गजल का शेर है। असदुल्लाह खां गालिब कहते हैं कि जब इंसान रंज, तकलीफ, गम का आदी हो जाता है जब इंसान को, तो बड़े बड़े मुश्किलात भी उसके सामने में आ जाए उससे बड़े आसानी के साथ निपट सकते हैं। इस तरह से आपने ये सातों शेर को देख लिया। अब देखिए, इक्तिबास की तशरीह आपको देखना है, कोई भी इक्तिबास की तशरीह बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बस हम लोग 2 ही दिए हैं आपको, यहाँ पे ज्यादा नहीं, मात्र 2 में से एक आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं आता है तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, ये इब्तदाई से तबीयत, पहले एक मर्तबा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आपका ये पूरा रहेगा। इब्तदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि खलवत का खां और जलवत से गुरेजा रहता था। लोग लड़कपन का जमाना खेलकूद में बसर करते थे, मगर 12-13 वर्ष की उम्र में मेरा यह हाल था कि किताब लेकर किसी गोशा में जा बैठता और कोशिश करता कि लोगों के नजर से ओझल रहूं। इस तरह से आपको यहाँ पे जवाब लिख लेना है। यह इक्तिबास मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब गुबारे खातिर से लिया गया है। इसमें मौलाना ने अपनी तन्हाई पसंद तबीयत और अलग मजाज का जिक्र किया है। बचपन से ही वह दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे, खेलने कूदने के बजाय वह किताबें पढ़ना और अकेले वक्त गुजारना पसंद करते थे। यह उनकी शख्सियत की इंफरादियत और किताबों से मोहब्बत को जाहिर करता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने इसको पढ़ लिया है, याद कर लिया है इसका पूरा मफहूम, तो आप ट्रिक को अप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। कितना? 4 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ये चीज आपने पढ़ा और यही क्वेश्चन अगर आ गया, इतना ही आप लिख लीजिएगा ना जवाब देकर के, यह इक्तिबास मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब गुबारे खातिर से लिया गया है। इसमें मौलाना ने अपनी तन्हाई पसंद तबीयत और अलग मजाज का जिक्र किया है। बचपन से ही वह दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे, खेलने कूदने के बजाय वह किताबें पढ़ना और अकेले वक्त गुजारना पसंद करते थे। यह उनकी शख्सियत की इंफरादियत और किताबों से मोहब्बत को जाहिर करता है। अब मान लीजिए अगर इक्तिबास नहीं आया तो क्या करना है, तो ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं।
ये ट्रिक आप अप्लाई करके आ जाइएगा। देखिए, पेश नजर इक्तिबास उर्दू के मशहूर मारूफ नसरनिगार जनाब, आप क्या करेंगे, जो भी आपको लिखना हो किसी का भी नाम लिख दीजिएगा। वैसे तो मुझे जो लग रहा है, अपना जो कॉन्फिडेंट है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद और साथ ही साथ अहमद जमाल पाशा, ये दोनों से जो है आ जाएगा। तो आप मुसन्निफ की जगह यहां पे लिख दीजिएगा अहमद जमाल पाशा का नाम। ठीक है, क्या लिख देंगे, अहमद जमाल पाशा का नाम यहां पे लिख देंगे, जनाब अहमद जमाल पाशा के शामिल निसाब खतूत, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी लिख सकते हैं। शामिल निसाब खतूत का मजमुआ गुबारे खातिर से लिया गया है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद का है तो गुबारे खातिर ही हमारे निसाब में, उसके अलावा इसका कोई चैप्टर नहीं है। तो बस आसानी होगा, यहाँ पे गुबारे खातिर लिखेंगे। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं तो यहाँ पे सबक का नाम गुबारे खातिर लिखना है, और अगर आप अहमद जमाल पाशा लिखते हैं तो यहां पे सबक का नाम आपको हिजरत लिखना है, सबक का नाम हिजरत लिखना है। बस इतना हो गया। इस इक्तिबास के जरिए नसरनिगार ने निहायत मुख्तसर मगर मुअस्सर अंदाज में अपनी बात को पेश किया है। यह इक्तिबास न सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब हमको पता है ऑलरेडी कि मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद है या फिर अहमद जमाल पाशा है, यहां पे लिख देना है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद की आला नसरनिगारी की अक्कासी करता है, यानी झलक दिखाता है, बल्कि कारीन के जहनों पर अक्सर गहरा असर भी छोड़ जाता है, जो उसके नसरनिगारी की खूबी को जाहिर करता है। चुनांचे नसरनिगार अब जाकर के आपको जो है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, जैसे पूरा ये जो दिया हुआ है इसको तोड़ मरोड़ करके, मतलब मान लीजिए 4 लाइन में है तो कम से कम 2 लाइन में आपको इसी से तोड़ करके लिख लीजिएगा। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए ये चीज है। ठीक है, आप लोग यहां पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ये ट्रिक रहा आपका, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा 4 नंबर। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा गेस क्वेश्चन है, देखिए, दरअसल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए। मगरिब की जानिब से हिजरत तो ऐसी है जैसे किसी आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। मगरिब गुलामी की अलामत है, इसमें तो मुहाजिर को तनहा हिजरत करनी होती है। यहाँ इंसार का कोई काफिला नहीं होता, दूसरे कम्बे और कल्चर से दस्तबरदार बनबास में वह तनहा देश से आने वाले खतूत के सहारे जीता है। हर खत उसके लिए एक नया धमाका होता है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या रहेगा, इक्तिबास दिया हुआ आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। इसका आसान मतलब आप लोग देख लीजिए। देखिए, जिन बच्चों को पूरा कंफर्म पता है वो ट्रिक मत अप्लाई कीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप जवाब देकर के क्या करेंगे, डायरेक्ट जवाब देंगे। यह इक्तिबास अहमद जमाल पाशा की इंशाइया हिजरत से लिया गया है। इसमें इन्होंने हिजरत की मुख्तलिफ अक़साम बयान की हैं। खास तौर पर वह उन अफराद का जिक्र करते हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना वतन छोड़कर मगरिबी मुमालिक जाते हैं, यानी पश्चिमी मुमालिक जाते हैं, अंग्रेजों के मुमालिक जाते हैं ना, मगरिबी मुमालिक जाते हैं। उनके मुताबिक मगरिबी मुमालिक में रिहाइश एक किस्म की गुलामी है, जहां इंसान दौलत तो कमा सकता है मगर अपनी जिंदगी पर मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। वहां आपकी ख्वाहिशात पर पाबंदियां होती हैं और आप अपने खानदान से दूर होकर सिर्फ दौलत कमाने की मशीन बनकर रह जाते हैं। यह आपने जवाब लिख लिया। अब मान लीजिए अगर इनमें से, ये दोनों में से कोई भी नहीं आए तो फिर लास्ट में आप ट्रिक जरूर अप्लाई कीजिएगा, और ट्रिक अप्लाई करके कोई भी मुसन्निफ का वहां नाम डाल देना है और सबक के जगह कोई भी सबक डाल दीजिएगा। आपको पूरा 100% कह सकता हूं मैं, 4 मार्क्स के जगह सारा 3 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4 मार्क्स का 4 मार्क्स भी मिल जाएगा, अगर बढ़िया से कॉपी चेक ना हुआ तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं और एक ही दरखास्त दी आपको, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें मुकाबला खेल की इनेकाद की गुजारिश कीजिए। अब देखिए यहां पे मुकाबला खेल यहां पे दिया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा खेल सेम रहेगा, बस आपको यहां पे मौजू के सामने में जो है ना, खेल के मुकाबले मुनक्कद करने की दरखास्त, क्योंकि यहां पे सवाल किया गया है मुकाबला खेल की इनेकाद की गुजारिश, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे मुकाबला खेल की इनेकाद की गुजारिश या फिर दरखास्त, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, एज इट इज बराबर रहेगा सारा चीज। अब आप जो ले रहे हैं, दरखास्त जो कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं, बस रीजन को यहां पे मेंशन कर देना है इतना में, और यहां पे नीचे में आकर के फॉर्मेट को बस देख लीजिए आप लोग। यहां पे देखिए निहायत के जस्ट नीचे आना है, बराए करम कॉलेज में खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने की इजाजत दी जाए, और इस तरह से आपको लिख लेना है 10 फरवरी 2026 लिख लेंगे। यहां पे दरखास्त गुजार अपना नाम, क्लास का नाम और रोल नंबर लिख करके आपका पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, यानी यहां भी आपको 4 नंबर पूरा फ्री में देके जा रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहां पे टोटल 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मात्र 20 दिए हैं और 100% कह सकता हूं 10 में से आपका 5 यहीं से बन जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा हमारे पास सबसे पहला सवाल नंबर 1 है, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। देखिए, मिर्जा फरतुल्लाह बेग और डिप्टी नजीर अहमद
डिप्टी नजीर अहमद में क्या रिश्ता था? तो दोनों में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। डिप्टी नजीर क्या थे? उस्ताद थे और मिर्जा फखरुल्लाह बेग शागिर्द थे। अगला सवाल सेकंड नंबर, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो मिट्टी के साथ दुनिया जो है ना पांव के तले रोंदती है। अगला सवाल थर्ड नंबर, सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे? तो वह 4 जुबानों के माहिर थे, उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के माहिर थे। मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए? तो आपको जवाब देना है वह पहली बार सिर्फ 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खेती एक पाबंद नज्म है? जी हाँ, नहीं, खेती अमीर हनफी के एक आजाद नज्म है। सवाल नंबर 6 है, रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खुगर होने से मुराद रंज का, तकलीफ का, आदी होना, गम का आदी होना। यानी जब इंसान पर बहुत ज्यादा मुसीबतें पड़ती है तो उसे दुख नहीं दिखता, यानी बड़े बड़े मुश्किलात जब उसके सामने में आता है उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं तो फिर वो परेशानियां मुश्किल नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7, खलीलुर रहमान आजमी का पेशा क्या था? तो उनका पेशा दर्स व तदरीस यानी टीचिंग था। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मीर अनीस के एक हम उसरे का नाम बताइए? तो मिर्जा दुबेर मीर अनीस के हम उसरे का नाम। फिर है, जब अरशद काकवी की वफात हुई तो वह कितने बरस के थे? तो उनकी उम्र 34 बरस की थी। यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो वह पहले यास तखल्लुस करते थे, यास अजीमाबादी, है ना। सवाल नंबर 11 हमारे पास, सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताबों के नाम लिखिए। तो जवाब है नकूश सुलेमानी, सीरतुन नबी, जिल्द 3 ता 7, यानी सीरतुन नबी का 3 जिल्द 3 और 3 से लेकर 7 तक पूरा कंप्लीट कौन किए हैं? सैयद सुलेमान नदवी किए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? जी हाँ, नज्म खेती के मुताबिक तमाम इंसान वक्त की खेती हैं, जिन्हें वक्त पालता है और आखिरकार काट देता है, यानी मौत आती है और इंसान मर जाते हैं, खेत की तरह उन्हें क्या करता है? काट दिया जाता है। सवाल नंबर 13, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते थे? तो अकबर इलाहाबादी अवध पंच के नौरत्नों में शुमार होते थे। मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद, तारीखी नाम फिरोज बख्त था। मौलवी साहब नजीर अहमद के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो जवाब देना, उनका तरीका यह था कि वह तलबा से किताब की इबारत पढ़वाते थे। अगर इबारत सही पढ़ दिए तो ठीक, नहीं तो बहुत डांटते थे और सख्ती के साथ पेश आते थे। कभी कभार दर्स से बाहर भी निकाल देते थे। प्यारे बच्चों, हो सकता है ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आ जाए, तो ये थोड़ा सा आप लोग तवज्जो देकर के अच्छे से पढ़ लीजिए। मौलवी साहब को पढ़ाने का क्या तरीका था? आप तरीका को बताना है। तो उनका तरीका यह था कि वह तलबा यानी स्टूडेंट से किताब की इबारत यानी रीडिंग, जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसी को इबारत कहते हैं। आपको बोलेंगे पढ़िए आप खुद से, हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए, उसके बाद जो भी इसका मतलब होगा, मफहूम होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो वैसे ही मौलवी साहब कराते थे, किताब की इबारत को क्या करते थे? पढ़वाते थे। अगर इबारत सही पढ़ा तो ठीक, नहीं तो बहुत डांटते थे और सख्ती के साथ पेश आते थे। कभी कभार दरस से बाहर भी अपने शागिर्दों को निकाल दिया करते थे। ठीक, 16 नंबर सवाल, इसमें नकरा की तारीफ मां मिसाल करें। हो सकता है ये भी आपका 5 नंबर में पूछ दिया जाए। आइए फटाफट जवाब देते हैं। इसमें नकरा, इसमें आम कहते हैं। इसमें नकरा को क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। वह इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना हो, बल्कि आम चीजों के लिए बोला जाए, बल्कि किसके लिए? तो आम चीजों के लिए बोला जाए। मिसाल के तौर पर, लड़का में कोई भी लड़का हो सकता है ना, लड़की में कोई भी लड़की हो सकती है, शहर में कोई भी शहर हो सकता है, दरिया में कोई भी दरिया, किताब में कोई भी था। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये इसमें नकरा की मिसाल हो जाएगी। सवाल नंबर 17 है हमारे पास, किसके मुकाबले में मुहज्जिब इंसान माजूर है, कमजोर है? खाना बदोश के मुकाबले में मुहज्जिब इंसान माजूर है। टॉबा टैक्सिंग की मौत किस जगह में हुई है? तो याद रखिएगा, टॉबा टैक्सिंग, बिशन सिंह की मौत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद के दरमियान उस जमीन पर हुई है जिसका कोई नाम नहीं था, जिसको हम लोग नोमैंस लैंड कहते हैं। सवाल नंबर 19 है, गमे अरशद में अरशद काकवी कहते हैं, गमे अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का जिक्र है, उनके नाम बताइए। तो अकील और जमील। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है? तो तरक्की पसंद तहरीक, यानी प्रोसेसिव राइटर मूवमेंट। याद रखिएगा। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन पढ़ाया, 20 में से आपका 100% 5 बन जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। एक मान लो एक क्वेश्चन अगर ना भी बने तो ऑब्जेक्टिव से आप लोग आराम से इजीली बना लीजिएगा। टोटल 10 रहेगा, 10 में से 5 बनाना है। ठीक, अब आइए हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बताते हुए चलेंगे और किस पे आपका सबसे ज्यादा सेफ रहेगा वो भी बताते हुए चलेंगे। आइए देखिएगा, इसको ध्यान से देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन पेपर में रहता है सवाल नंबर 6 में कि मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो टोटल आपके पास 6 रहेगा, 6 में से 3 बनाना है और उसमें से जो है ना एक आपको पूछा जाएगा किसी भी शेर की खुशखत लिखिए। तो आप अपने घर से याद करके जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी शेर दिया हुआ रहता है, उसी को अच्छे से सजा करके लिख लीजिएगा। 5 नंबर तो वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जो सवाल है
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 100% वाला इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका ऊपर में सबसे पहले यही वाला सवाल देखने के लिए मिले। देखिएगा हमारे पास सवाल है, पुराने लफ्जों की नई तहकीक के क्या फायदे हैं? तो जवाब है, पुराने लफ्जों की नई तहकीक जुबान व बयान को बेहतर समझने में मदद देती है। चाहे आप लैंग्वेज यानी जुबान बोलते हैं, बोलने में, और साथ ही साथ तहकीक जुबान व बयान करने में, दोनों तरह से और समझने में मदद देती है, हेल्प करती है। सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नुकूश सुलेमानी में बताया है कि अल्फाज जैसे कलई, सुर्खी, निहारमू और नाश्ता वगैरह की तहकीक से हमें उनकी असल जुबान, जर और वक्त के साथ बदलते माना मालूम होते हैं। इससे जुबान की तारीख और गहराई को समझने में आसानी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है बेहतरीन तरीके से, और यकीन मानिए हो सकता है ये सवाल आएगा। मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल समझ करके इस सवाल को छोड़िएगा नहीं, इस सवाल को 100% याद कर लीजिए। फिर हमारे पास है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है? तो जवाब देना है, उफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम खुशबूदार तेलों से बढ़कर है। भले ये बदबूदार है मगर उसकी जरूरत उतनी ज्यादा है कि चंबेली और मोतिया के तेल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी गरीबों के घर का उजाला इसी के दम से है, इसलिए ये सबसे अहम है। प्यारे बच्चों, हो सकता है ये आपका 80% चांस है, ये जो है ना ज्यादा सेफ नहीं बोलेंगे, 80% चांस है ये आ जाए। अगर मान लीजिए ये सवाल आ गया, ये वाला सवाल आ गया, तो ये वाला कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए वो वाला सवाल नहीं आया तो फिर यही सवाल आएगा। इतना मेरी बातों को आप लोग तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अब आइए हम लोग नज़्म आवारा का खुलासा करते हैं। फटाफट से देखिए नज़्म आवारा है क्या, बस इसको किस्सा कहानी की तरह समझना है, आसान जुबान में आपको अपने माइंड में रखना है और आराम से जाकर के लिख करके आना है। देखिएगा ध्यान से, मजाज लखनवी की यह नज़्म एक परेशान हाल नौजवान की कहानी है। यानी मजाज लखनवी खुद परेशान रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में नाकामयाबी हो जाती है, और क्या करते हैं, सड़कों पे आवारा यूं ही ऐसे ही फिरते हैं। रात का सन्नाटा होता है, रात के वक्त सड़कों पे जो है ना शहर में क्या होती है, लाइटिंग से पूरा उजाला होता है, बड़े बड़े महल नजर आते हैं। किसको? मजाज लखनवी को, शायर को ही बड़े बड़े महल नजर आते हैं। उसके बाद वो देख करके उनकी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मैं काश अमीर होता, बाकी लोगों की तरह अगर अमीर होता तो मैं भी मोहब्बत में नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हो जाता। मेरी मोहब्बत नाकाम नहीं होती, मेरी मोहब्बत जो है कामयाब हो जाती। आज जो हम ये नहीं कामयाब हो पाए हैं ये अमीर लोगों की वजह से, इसलिए इसमें पहले तो उदास हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं, लेकिन एक नया जुनून के साथ ये फिर कहते हैं कि अब जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इन सब का खात्मा करना है और इन सब चीजों को जड़ से मिटाना है। इन सब चीजों को, अमीर गरीब का जो समाज में एक अफरा तफरी का माहौल किया हुआ है, इन सारी चीजों को दूर करना है। पूरी तरह से मुसम्मम इरादा बनाते हैं और खात्मा करने को सोचते हैं, एक तरह से पावरफुल जोश में आ जाते हैं। तो क्या ही आप इतना पढ़ेंगे, बस आपको इतना याद रख लेना है, मैं जिस तरह से बता रहा हूं वो आसान जुबान में याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ तो एप्लीकेशन में दे दी है, वो पढ़ लीजिएगा, इतना काफी है, ठीक है। आगे आइए, मीरामन दहलवी का तारुफ पेश कीजिए। जवाब हमारे पास, मीरामन दहली के रहने वाले थे, इन्होंने बागो बहार जैसी मशहूर दास्तान लिखी। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में यह दास्तान फारसी किस्से से तर्जमा की जो 1801 में मुकम्मल हुई। पहले उसका नाम चहार दुर्वेश था, नजर सानी के बाद बागो बहार रखा गया। मीरामन की सादा और मुहावरा जुबान ने उस किताब को उर्दू अदब में जिंदा जावेद कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी हालात जिंदगी देख लिया। अब आइए अता काकवी की हालात जिंदगी। ये हमारा जो है मीरामन दहलवी और सबसे पहला, दोनों जो है 100% सेफ, दोनों क्या है 100% सेफ, तो दोनों को जरूर पढ़िएगा। ये फिर 80% सेफ कहेंगे, कितना 80% है ना। देखिएगा, अता काकवी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए। जवाब है, अता काकवी सैयद शाह अताउर रहमान 17 सितंबर 1904 को काको बिहार में पैदा हुए। इन्होंने उर्दू फारसी में MA किया और दर्स व तदरीस से वाबिस्ता रहे, यानी जुड़े रहे। वह इदारा तहकीकात अरबी व फारसी के डायरेक्टर भी रहे। उनकी खिदमात पर सदर जमहूरियत ने उन्हें एजाज दिया। उनके मशहूर किताबों में मुताले हसरत और जमाले गजल शामिल है। 1998 में उनका इंतकाल हुआ। पूरा बायोग्राफी आपको लिख लेना है शुरू से लेकर आखिर तक, पैदाइश, वफात, उनके अलावा उन्होंने क्या क्या चीजें किया, सारी चीजों को लिख लेंगे, आपका बायोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अब आइए इसमें मारफा की तारीफ, ये भी हम लोग कह सकते हैं 100% सेफ है ना। इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। जवाब है, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन, वह इसमें जो किसी खास शख्स या जगह या चीज का नाम हो, जैसे अहमद पटना, जगह गंगा और हिमालय। याद करने में कहां टाइम लग रहा है। वह इसमें जिससे खास किस्म का पता चले, जिससे खास इसमें का पता चले, उसी को इसमें मारफा कहते हैं।
और इसमें मारफा का दूसरा नाम ही है इसमें खास, जैसे महमूद हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। जितनी भी मिसालें हैं खास खास सारा आप भर सकते हैं मिसालों में तवील करने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मारफा की, हाँ ये भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको थोड़ा लॉन्ग करने के लिए। इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में होती हैं। इस किस्मों को आप लोग पढ़ लीजिए। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माउद और मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, 3 हो गया इसे याद। अलम, जमीर, इसमें इशारा, उसके बाद इसमें मौसूल, मुजाफ, माउद, मुनादा। मुजाफ, माउद, मुनादा, मुजाफ, माउद, मुनादा, याद होगा ना। मुजाफ, माउद और मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, उसके बाद मुजाफ, माउद, मुनादा, याद हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, नज्म बर्क कलीसा का खुलासा लिखिए। नज्म बर्क कलीसा में क्या होता है, याद रखिएगा। एक अंग्रेजी मैम होती है, एक अंग्रेजी मिस होती है, उससे मुलाकात होती है शायर की बर्क कलीसा में। यानी कलीसा ईसाइयों का एक इबादत गाह होता है, वहीं पे मुलाकात होती है, बहुत खूबसूरत सी होती है। और जाते हैं शायर, उसको क्या करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बाकी आप लोग समझते होंगे एक लड़का क्या कहता होगा लड़की के पास जाकर के, है ना, बैरकैफ, वो सारी चीजों को हटाते हैं और वो लड़की क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर जाकर के दोबारा ट्राई करते हैं और कहते हैं कि मेरी दौलत, शोहरत, इज्जत, सारी चीजें तुम्हारे कदमों पे निछावर करना चाहता हूं, क्या अब भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। फिर कहते हैं कौन से धर्म से हो, फिर कहते हैं मैं इस्लाम से हूं। तो फिर कहते हैं इस्लाम धर्म से तो खून की बू आती है। फिर जाकर के ये अपने इस्लाम को पूरी तरह से बदनाम करते हैं, वो बार बार इस्लाम का मजाक उड़ाती हैं। उसके बाद ये अपने इस्लाम को बदनाम करते हैं और आखिरकार में कहते हैं कि मेरे इस्लाम को किस्से माजी समझो, यानी एक पुरानी कहानी समझो मेरे इस्लाम को। और फिर लड़की जाकर के आखिरकार में एक्सेप्ट करती है, क्या कहती है, और फिर क्या कहती है लास्ट में, तो फिर मुझको राजी समझो। असल में इस नज्म के जरिए कौन, अकबर इलाहाबादी दिखाना चाहते हैं आजकल के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान रह गए हैं। लेकिन अगर दीन की बात आए तो फिर वहां पे पीछे हट जाते हैं और बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में कल्चर हैं, जो चीजें करनी चाहिए वो सारी चीजों को भूल चुके हैं, भुला चुके हैं और नए दौर, नए जमाने को अपना रहे हैं, नए दौर के हिसाब से चल रहे हैं। बस इतना चीज आपको माइंड में आ गया, यही सारी चीजों को लिख लेंगे, नज्म बर्क कलीसा में आ जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन कहां के लिए हम बताएं, आपका जो 4 मार्क्स वाला खुलासा पूछा जाता है 7 नंबर पे, वहां आपको ये क्वेश्चन काम आएगा। उसके अलावा अफसाना तौबा टेक्सिंग का खुलासा तहरीर कीजिए। देखिए मैं बता देना चाहूंगा आपको, नज्म बर्क कलीसा याद कर लीजिए, तौबा टेक्सिंग याद कर लीजिए, उसके बाद आपका भूले बिसरे गीत की तलखीस पेश कीजिए। ये सब के सब 5 मार्क्स में नहीं बल्कि 4 मार्क्स में आएगा। तो आप लोगों को अगर सेफ लग रहा है कि हमको तीनों याद हो जाएगा, हालांकि आप 2 भी याद करते हैं तो काम चल जाएगा आपका, नज्म बर्क कलीसा और साथ ही साथ अफसाना तौबा टेक्सिंग याद कर लीजिए, या फिर उसके साथ में ये वाला याद कर लीजिए भूले बिसरे गीत। 2-3 में से कोई 2 भी याद कर लीजिएगा तो आपका 4 मार्क्स वाला 100% लिख करके लीजिए, 2 याद कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग एक बार पढ़ा देते हैं, भोले बिसरे गीत की तलखीस पेश कीजिए या फिर इसका खुलासा पेश कीजिए, इस तरह का हो सकता है। जवाब है ये शफी जावेद का लिखा हुआ नफ्सियाती अफसाना है। उसका मरकजी किरदार सैयद अजीज अहमद है जो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। नौकरी खत्म होने के बाद उनकी इज्जत और अहमियत भी खत्म हो गई है। अब वह घर के एक कोने में पड़े रहते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। अब आगे देखिए, वह अपनी तन्हाई और पुराने दिनों को याद करके उदास रहते हैं। एक दिन उन्हें अपना पुराना ट्रांजिस्टर याद आता है जो उनका पुराना साथी था। वह रात भर उसे ढूंढते हैं और जब वह मिल जाता है तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यह कहानी बताती है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान किस तरह अपनों के दरमियान भी अकेला हो जाता है। प्यारे बच्चों, भोले बिसरे गीत नाम से एक हमारे निसाब में चैप्टर नंबर 9 में अफसाना है। उस अफसाना के मुसन्निफ का नाम शफी जावेद है। शफी जावेद के जरिए यह अफसाना लिखा गया है। इस अफसाना में मेन चीज क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। सैयद अजीज अहमद नाम से मेन कैरेक्टर हैं, मेन जो मरकजी किरदार है इस अफसाने का सैयद अजीज अहमद है। सैयद अजीज अहमद क्या करते हैं, जॉब करते हैं। 10 साल तक जॉब करने के बाद वो क्या होते हैं, रिटायरमेंट उसको मिलती है। रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक कैसे गुजर बसर होती हैं, लेकिन आखिरकार में जब उसके हाथ से सारी चीज छिन जाती हैं, बीमार रहने लगते हैं, तो उसके बीवी, औलाद, बाल बच्चे जितने भी हैं सब लोग ताना देने लगते हैं
और कहते हैं कि क्या करते हो, कोई काम नहीं कर पाते हो, बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होते हैं, फिर भी उसको उस तरह का ताना मारा जाता है। आखिरकार में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर सिगरेट पीने के लिए मना कर देता है, फिर जाकर के रात की तन्हाई में बेचैनी होने लगती है उसको, फिर याद आता है उसको एक ट्रांजिस्टर खोजने के तलाश में खोजते 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 आखिरकार में जो है ना उसको ट्रांजिस्टर कहाँ मिलता है, कूड़ेदान में मिल जाता है, कूड़ा घर में मिल जाता है, कचरा का घर में मिलता है। और वो ट्रांजिस्टर मिलने के बाद वहीं पे ढूंढ के जो है भोले बिसरे गीत सुनने लगते हैं और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार सुबह जब होती है, उनके बीवी औलाद जब खोजने लगते हैं, फिर मिलता है कि यहाँ पे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है और मर चुका है। तो इस तरह की ये एक कहानी है रिटायरमेंट के बाद लोगों के साथ किस तरह का हाल होता है। अब आइए कसीदा के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए, ये ऑप्शनल में हम आपको दे रखे हैं। कसीदा के अज्जाए तरकीबी ये पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद भी करने में टाइम नहीं लगेगा। कसीदा के 5 अज्जा है, अब देख लीजिए हमारे पास जो है तशबीब, इसी का दूसरा नाम तमहीद है, गुरेज, मदह, तलब और दुआ, ये 5 तो याद रहेगा ना। अब 5 को याद कर लीजिए, तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ, इतना याद कर लीजिए। अगर आप ये सब याद कर पा रहे तो याद कर लीजिए। असल मौजू की तरफ मुड़ना, गुरेज में जो है असल मौजू की तरफ मुड़ते हैं, मदा में ममदू की तारीफ सबसे अहम हिस्सा है ये, तलब में इनाम या जरूरत का इजहार करते हैं, दुआ में ममदू की सलामी की दुआ और इख्तिताम करते हैं। तो ये ऑप्शनल में दिए। नज्म गुफ्तगू का खुलासा लिखें, ये भी ऑप्शनल में दे रहे हैं, हो सकता है आपका आ जाए। और नज्म गुफ्तगू का खुलासा बिल्कुल इजी है, आपको बड़े आसानी के साथ बताना है। नज्म गुफ्तगू के मुसन्निफ का नाम अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो आपस में दोनों ममालिक एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों को दोस्ती के लिए ये नज्म लिखे हैं। कहते हैं दोनों मुल्क के सरबराह से कहते हैं, दोनों मुल्क के हुक्मरान से कहते हैं कि आपस में अगर क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे, संगबाजी करते रहेंगे, दुश्मनी करते रहेंगे तो ये हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन, ये लड़ना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आप लोग क्या कर सकते हैं, गुफ्तगू के जरिए कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का, इस मुश्किलों का, इसका क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं। तो नज्म गुफ्तगू के जरिए बताना चाहते हैं किस तरह से हल ढूंढ सकते हैं, गुफ्तगू के जरिए ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको आसान मानी बता दिया, आराम से बता सकते हैं। अब मान लीजिए जिन बच्चों को खुलासा याद नहीं करना था, बरके कलीसा, तौबा टैक्सिन और भोले बिसरे गीत का खुलासा याद नहीं करना है, आप लोगों के लिए इजी है। दर्ज-ए-झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस रहेगा पूरा पैराग्राफ, ये असल पैराग्राफ पूरा दिया हुआ रहेगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा, जितना भी है उसका मान लीजिए 9 लाइन में होगा या 8 लाइन में होगा। 8 लाइन में होगा तो कम से कम 3 लाइन आप लिख लीजिएगा, और अगर मान लीजिए कि 7 लाइन में है, कम से कम 2.5 लाइन लिख लेना है। 9 लाइन में है फिर भी 3 साढ़े 3 लाइन में लिख लेना है, इस तरह से। ठीक, तो आपको एक नाम देना होता है, टाइटल देना होता है, जिसे हम मुनासिब उन्वान यानी टाइटल दिए हैं मोहब्बत और तकसीम या तकसीम का अलमिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे उसका निचोड़ यानी पूरा, मान लीजिए एक तरह से वो मूवी था, मूवी को आपको शॉर्ट करना है और ज्यादा रिपीटेड नहीं होना है। ठीक है, यानी लफ्ज जो है ज्यादा रिपीटेड नहीं, जितना ज्यादा शॉर्ट कर पाए आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये वाला चीज देख लीजिए एक बार डेमो के तौर पर, हो सकता है यही आ जाए, या फिर अगर यहां नहीं देखेंगे तो आप लोग एक मर्तबा देख लीजिए कैसे आपको उतारना है। जैसे हम देखते हैं, लाहौर में एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। ठीक है, इतना लाइन, एक लाइन हम वहां से लिख लिए। उसके बाद इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी, है ना। इसी शहर से एक हिंदू लड़की से उसे क्या हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी, मगर दीवानगी की हालत में, फिर आपको यहां से फिर छोड़ देना है एक लाइन और लिखना है, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था। यहां तक लिख लिए, फिर इसको आना है और फिर आकर के यहां पे लिखना है कि हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक, इस तरह से आप लिख लेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का टोटल 50 मार्क्स का सॉल्यूशन हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से देख के गया, समझ जाइए एग्जाम से पहले आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया। बाकी इसका पीडीएफ हम लोग एप्लीकेशन पे दे दिए हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए एएस उर्दू एजुकेशन का, वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं लाइव वाला ऑप्शन से। ठीक है, तो बाकी आज का सेशन, आज की क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्लास क्या ही होना, याद रखिएगा सारे बच्चे जुड़ेंगे 8:30 पे। कितना, 8:30 पे आप लोगों का एग्जाम वगैरह हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद 8:30 पे सारे बच्चे जुड़िएगा लाइव में, है ना।
जैसे एग्जाम हो जाएगी शाम यानी रात की बात करें हम लोग 8:30 पे जुड़ना है। बाकी जो बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं आप लोग हजरतगंज पारामाउंट इंग्लिश स्कूल या सना कमर इंग्लिश स्कूल पूछ लीजिएगा, किसी को भी लाइन बाजार हजरतगंज रहमान चौक से अंदर आकर के आपको पूछ लेना है कि हजरतगंज जो है ना पारामाउंट इंग्लिश स्कूल या फिर सना कमर इंग्लिश स्कूल ये कहाँ है, लोकेशन पूछ लीजिएगा। और यहाँ सना कमर इंग्लिश स्कूल के आगे आकर के आप लोग आराम से हमसे मिल लीजिएगा। कितना 3 बजे 3:30 पे है ना, 3:30 यानी 3:30 बजे आप लोग मिल लीजिएगा। बाकी हम लोग सेंटर पे जाने वाले हैं जिला स्कूल में, आप लोग तैयार रहिएगा जो जिला स्कूल के हैं। बाकी पूर्णिया के स्टूडेंट जो भी आना चाहते हैं यहाँ आकर के आराम से मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आज की क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम दीजिए अच्छे से, इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत अच्छा आएगा। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा जहां भी रहें जैसे भी रहें हमेशा कामयाब होते रहें, है ना। ठीक है बच्चों, एंड खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।